हाल ही में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब हो जाने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहले चरण को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है और वायु गुणवत्ता के किस स्तर पर इनको लागू करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि वायु गुणवत्ता जैसे जैसे खराब होती है वैसे वैसे उससे निपटने के साधन के रूप में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को अपनाया जाता है। जब हम वायु गुणवत्ता के खराब होने की बात करते हैं तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं जिनके एक सीमा से अधिक बढ़ जाने पर वायु की गुणवत्ता ज्यादा खराब होती है, या पर्टिकुलेट मैटर के ज्यादा सांद्रता की वजह से, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सामान्यतः एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार करते समय 8 चीजों या 8 संदूषकों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाता है। ये संदूषक कौन कौन से हैं? एक है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी ऐसे पर्टिकुलेट मैटर, ऐसे छोटे सूक्ष्म कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। तो पीएम 2.5 हो गया। और पीएम 10, यानी ऐसे संदूषक, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है सामान्यतः। तो पीएम 2.5 और पीएम 10 को मुख्य संदूषक माना जाता है, विशेष तौर से पीएम 2.5 को, क्योंकि इनका आकार इतना छोटा होता है कि ये हमारे नासिका के माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे लंग्स में भी जमा हो सकते हैं, जिससे हमें श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। श्वसन संबंधी बीमारियों के अलावा हमें लंग्स कैंसर भी हो सकता है। तो ये बेहद खतरनाक माने जाते हैं। दो महत्वपूर्ण संदूषक है, विशेष तौर से पीएम 2.5 ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण संदूषक हैं जो कि वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक असर डालते हैं। वो कौन से हैं? जैसे ओजोन है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसे इसके अलावा आप इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनके अलावा ये 6 महत्वपूर्ण संदूषक हो गए। इसके अलावा दो और संदूषक है, लेड हो गया और एक अमोनिया भी महत्वपूर्ण संदूषक माना जाता है जो वायु गुणवत्ता में गिरावट के लिए जिम्मेदार होता है। इनके आधार पर हम एक एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार करते हैं और उसके आधार पर जब हम इस सूचकांक को तैयार करते हैं तो उसके अंदर जो मानक अपनाए हैं उन मानकों के हिसाब से हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोकने के लिए एक उपायों का सेट है ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब ना हो उसके लिए एक उपायों के सेट के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, उपायों के सेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के किस मानक के आधार पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अलग अलग चरण लागू होते हैं, इसको समझना भी जरूरी है। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो सामान्यतः इसको अच्छा माना जाता है, अच्छे की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 के बीच में है तो इसको भी संतोषजनक मान लिया जाता है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से 200 के बीच है तो इसको मॉडरेट श्रेणी में रखा जाता है, न तो ये संतोषजनक है और न ही खराब है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच है तो इसको खराब श्रेणी में रखा जाता है, पुअर श्रेणी में रखा जाता है। 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर, बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। और 401 से 500 के बीच की श्रेणी में गंभीर श्रेणी में इसको रखा जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर उसी प्रकार का प्रभाव होता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब वायु गुणवत्ता का प्रभाव होगा तो उसी हिसाब से इसको ये श्रेणी में रखा जाता है कि गुड है या पुअर है या सिवियर है। आप यहां देख सकते हैं कि सामान्यतः अगर हम ह्यूमन हेल्थ को लें, मानव स्वास्थ्य को लें, तो 0 से 50 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको मानव स्वास्थ्य के लिए सही माना जाता है। 51 से 100 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉडरेट माना जाता है मानवीय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। 101 से 150 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को, जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, जो संवेदनशील ग्रुप हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र काफी है, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको, या गर्भवती महिलाएं हैं जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, उनके लिए अनहेल्दी माना जाता है 101 से 150 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को। 151 से 200 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को अनहेल्दी माना जाता है सभी के लिए। 201 से 300 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को
बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, वेरी अनहेल्दी माना जाता है, और 301 से 500 के एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है, हैजार्डस माना जाता है। तो जैसे जैसे वायु गुणवत्ता खराब होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और उसी हिसाब से दिल्ली एनसीआर में हमने एक व्यवस्था अपनाई है कि दिल्ली एनसीआर में अगर वायु गुणवत्ता खराब होगी और एक स्तर से ज्यादा खराब होगी तो वो और ज्यादा खराब ना हो, उसके लिए उपायों का एक सेट है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये किस प्रकार से लागू होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आप देखें कि अगर स्टेज 1 देखें, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 1 तब इंप्लीमेंट की जाती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच हो। जैसे दिल्ली में हाल ही में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 को पार कर गया, तो इसको लागू करने वाली जो संस्था है वो कौन सी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको भी समझ लीजिए, 2021 से जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है उसको लागू करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। 2021 से पहले 2020 तक ये काम किसके द्वारा किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक अथॉरिटी थी जिसका नाम था एनवायरमेंट, क्या था, एक अथॉरिटी थी जिसका नाम था एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। इसके द्वारा इसको लागू किया जाता था, ये राज्यों को निर्देश देती थी और वो फिर इसको लागू करते थे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सामान्यतः इसके बारे में। साथ ही वर्ष 2016 में ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, और इसको लागू करने से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, या जो जिसको आप किस नाम से जानते हैं, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको आप नए नाम से भी जानते हैं आजकल, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से पूरा नाम पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। तो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पूरा नाम हुआ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो वर्ष 2017 में जारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी 2016 में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक समिति या एक अथॉरिटी नियुक्त की गई थी जिसका नाम है एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। 2020 तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने की जिम्मेदारी मुख्यतः वही देखती थी, और 2021 से देखता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके द्वारा इसको लागू किया जाता है। तो ये भी चीज समझ लिया आपने। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से 300 के बीच पहुंच जाए तो जो ग्रैप की स्टेज 1 है उसको इंप्लीमेंट करने की स्थितियों का निर्माण हो जाता है, जैसा कि अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में हुआ है। दिल्ली एनसीआर में हमने सामान्यतः कई क्षेत्रों में देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर चला गया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामान्यतः धूल से संबंधित जो भी नियंत्रण करने चाहिए, जो भी नियंत्रण स्थापित किए जाने चाहिए वो किए जाते हैं। धूल को नियंत्रित किस प्रकार से किया जाता है, जैसे चाहे तो निर्माण क्षेत्र हो और चाहे किसी स्थान पर डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है इमारतों का, यानी उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तो उन स्थानों पर हम क्या करते हैं, धूल नियंत्रण उपायों को सामान्यतः अपनाते हैं। साथ ही सड़कों पर भी धूल नियंत्रण उपायों को अपनाया जाता है। इन धूल नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए हम मशीन से सड़कों की सफाई करते हैं, और न केवल सफाई करते हैं बल्कि जल का लगातार छिड़काव भी करते हैं। जल के छिड़काव के अलावा हम स्मोक को हटाने के लिए एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल करते हैं, और दिल्ली में इस प्रकार की गन, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल आपने देखा होगा। इस तरह के उपायों को अपनाते हैं। साथ ही ऐसे वाहनों को देखते हैं, ऐसे डीजल वाहन जो 10 साल से पुराने तो नहीं है, ऐसे पेट्रोल वाहन जो 15 साल से पुराने तो नहीं है, यानी वाहनों पर भी चेकिंग को लगातार बढ़ा दिया जाता है ताकि उनके द्वारा उत्सर्जित जो संदूषक हैं जो वायु प्रदूषण को और ज्यादा गहराते हैं उस पर नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सके। तो स्टेज 1 में इस तरह के उपाय किए जाते हैं। स्टेज 2 तब अपनाई जाती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच पहुंचता है, और इसमें विशेष तौर से उन स्थानों को पहचाना जाता है जहां से ज्यादा पॉल्यूशन होने की उम्मीद रहती है, यानी जो पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट्स हैं उन पर विशेष रूप से शिकंजा कसा जाता है। साथ ही डीजल जनरेटर्स हैं उनको भी
इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि वो कहीं पर नियमित बिजली आपूर्ति का साधन तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि डीजल जनरेटर्स भी एक संदूषक फैलाने वाले या प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख एक तरह से स्रोत हैं। स्टेज थर्ड को तब अपनाया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 के बीच पहुंच जाए, और इसमें विशेष तौर से जो भारत मानक थर्ड पेट्रोल वाहन है और जो भारत स्टेज थर्ड पेट्रोल वाहन और भारत स्टेज फोर्थ डीजल वाहन है, उन पर विशेष रूप से एनसीआर के रीजन में बैन लगाया जाता है। और साथ ही स्कूलों की भी संभावना रहती है कि बच्चों के जो स्कूल हैं क्लास 5 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो सेंसिटिव ग्रुप्स में सामान्यतः शामिल होते हैं। स्टेज 4 को तब शामिल किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्टेज 4 किसकी, ग्रेप की, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की स्टेज 4 को तब इंप्लीमेंट किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर चला जाए, यानी हैजार्डस श्रेणी में तो वो पहले से ही पहुंच गया है मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन 450 के ऊपर पूरी कोशिश रहती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी हमारे एजुकेशनल शिक्षा के संस्थान हैं, उनको बंद कर दिया जाए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाहन को अनुमति नहीं दी जाती है अगर वो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से नहीं जुड़ा है। तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से अलावा सभी वाहनों को बैन कर दिया जाता है, केवल कुछ वाहनों को छोड़ करके जो विशेष तौर से किस प्रकार के वाहन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, सीएनजी से चलने वाले व्हीकल होते हैं, या भारत स्टेज 6 डीजल वाहन होते हैं, जिससे प्रदूषण मानकों की स्थिति बहुत कंट्रोल रहती है, या प्रदूषण मानकों का जो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के इंप्लीमेंटेशन किए जाते हैं ग्रेप फोर्थ स्टेज में, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण एस्टेब्लिश किया जा सके और प्रदूषण को और अधिक खराब होने से रोका जा सके। तो आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से किस प्रकार से ग्रेप के अलग अलग चरणों को लागू किया जाता है, ये पूरी स्थिति समझ ली है एग्जामिनेशन के लिहाज से। अभ्यास प्रश्न क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया था। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।